आज के हमारे गेस्ट है शेयर मार्केट की दुनिया से, जिन्हें प्रोफेशनली एक्सपीरियंस है और काफ़ी लंबे समय से अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को मार्केट में एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हमारे साथ में जुड़े सागर दाइमा जी, जिनको अराउंड 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे मौका दिया आपने यहाँ पे आपके पॉडकास्ट में बुलाने का। और मोस्ट प्रोबेबली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच सर। मेरे को सबसे पहले माइंड में ये क्लिक हुआ था कि मुझे लोगों के सामने एक वो नॉलेज सामने लाके रखना है जो लोग चीज़ों के लिए अवेयर नहीं है। फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसके लिए लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़। बहुत सही बात, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअल में आदित्य, मैं बता दूं आपको कि हम लोग बचपन से स्कूलों में जो पढ़ते आए हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, हम कॉमर्शियल फील्ड पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो बुक्स में और कॉलेज में भी कभी फाइनेंशियल अवेयरनेस या उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम को किस तरीके से हासिल किया जाए, वो बचपन से हमें सिखाया ही नहीं जाता एक्चुअल में। और वो जो लैक ऑफ नॉलेज है वो आगे जाके भी हमें बहुत आगे तकलीफ देती है। आज की दुनिया में आप देखना चाहें तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें कब इंश्योरेंस कब लेना है, एक्चुअल में इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, करेक्ट, वो लेना कब है, हमें कब अपने फाइनेंशियल गोल्स को बनाना है और उसके ऊपर पहला कदम उठाना है। बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। एक्चुअल में लोग उठा ही नहीं पाते। लोग वही ट्रेडिशनल तरीके से अभी तक चलते आए हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं या प्रॉपर्टी में, जैसे प्लॉट अपने जोधपुर में बहुत कल्चर है कि प्लॉट खरीद के रख लिया, और पुराना ट्रेडिशन की बात करें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी दुनिया है जिसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। काफ़ी लोग करते भी हैं, अवेयर भी हैं, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ मोस्टली पब्लिक जो है इसके अनअवेयर है। तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं और फाइनेंशियल हम अवेयरनेस जगाते हैं। उसके बारे में अभी बात करेंगे अपन। सबसे पहले तो हर एक इंसान के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है शेयर मार्केट को लेके कि ये एक सट्टा है, ये एक गैम्बलिंग है। आप एक एक्सपर्ट के तौर पर इसको कैसे लोगों के सामने क्लियर डिफाइन करेंगे? एक्चुअल में ये आदित्य, बहुत सही सवाल पूछा आपने कि लोगों के मन में वाकई में शेयर बाजार का नाम सुनते ही ऐसे घबराते जैसे कि कोई कुत्ता पीछे पड़ गया हो। लेकिन सच बताएं तो ये भी एक ऐसा असेट्स क्लास है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके, आप ट्रेडिंग मत करो, आप सट्टा मत करो, वो अलग चीज़ हो गई, वो अलग हो गया। आप सट्टा तो कुछ भी किसी के ऊपर भी कर सकते हो, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, कई तरह के सट्टे ये भी चलते हैं। लेकिन आप अगर उसकी अच्छी सेल्फ स्टडी करें, आप रिसर्च करें और एक्सपर्ट की सलाह लें और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें, तो आप यहाँ से बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बस सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है और अपने दिमाग के अंदर ये प्लान जो आपने बना रखा है कि भाई सट्टा है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश प्रगति कर रहा है। और जैसे कि आपने ये देखा होगा कि कई कैंपेन चल रहे हैं, गवर्नमेंट के भी कैंपेन चलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, या शेयर बाजार के ऊपर भी सेंसेक्स, जो आपने अगर बचपन से देखा होगा कि सेंसेक्स जो पहले क्या था, आज 100 पॉइंट से शुरू होकर आज 78,000 के करीब पहुंच गया है। तो लोगों के पैसे वेल्थ बना है। और मोस्टली अभी जो कोविड का सीज़न गया था, आप कोविड के बाद में लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं, क्योंकि घर बैठे लोगों ने सब यही यूट्यूब पे देखना, सोशल मीडिया पे देखना, और अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी, गवर्नमेंट के भी कैंपेन बढ़े, तो लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोस्टली पीपल जो है अनअवेयर रहते हैं और डरते हैं। बस उनका डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे प्लेटफॉर्म से भी हम लोग इसको अवेयरनेस को पहुंचाने की ज़रूरत समझते भी हैं और कोशिश भी करते हैं। आपको ऐसा कभी डर नहीं लगा जो लोगों को डर लगता है कि यार मेरा भी पैसा डूब जाएगा लगाया तो? सच बताऊं, मैं जब मैं 2005 में मैंने अपना ये करियर इस फील्ड के अंदर शुरू किया था, तब मैं भी एकदम ज़ीरो नॉलेज वाला बंदा था, एकदम यंग, 22 इयर्स की मेरी एज थी उस वक्त।
और करीब ज़ीरो नॉलेज थी। तब हमारे बॉस जिसको मैं अपना गुरु मेंटर सब कुछ मानता हूँ, सुरेश जी सर सुरेश जी राठी, वो उन्होंने तब हमारे प्रेशराइज करके हमें, म्यूचुअल फंड तब शुरू हुआ था नया नया, और उन्होंने हमें प्रेशराइज करके 500 रुपए की एक SIP हमारे नाम से बोले कि आप चालू करो, जिसमें से 6 ये SIP के किस्त हम भरेंगे और 6 हमारे बॉस ने भरी थी उस वक्त 2005 में। ये इसलिए कि हमारे अंदर वो जहन में ये आए कि हमको ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करनी चाहिए। तब वो उन्होंने जब वो प्रेशराइज करके चालू किया, तब से लेके आज तक हम फिर लोग जब नया नया यंग ब्लड होता है तो लोगों को हमको भी लगा कि भाई ये तो SIP तो चलती रहेगी, हम तो ट्रेडिंग करके कमाएंगे। तो खूब हमने उसमें भी काम किया, लेकिन हाथ जले। फिर अक्ल आई। जब आदमी को अक्ल आज की ज़माने में या पहले भी ठोकर खाने से ही आती है, बिल्कुल, मतलब एक्सपीरियंस से नहीं आती, लेकिन ठोकर खाने से आती है। तो काफ़ी हाथ जले, वो रहता है रिग्रेट, लेकिन सीख लिया, ये बहुत अच्छी बात रही। और वो उन्होंने सिखाया, उसके लिए मैं सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद देता ही हूँ। और हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है। इन्वेस्टमेंट से आपको हमेशा जीत मिलेगी अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो। लॉन्ग टर्म का मतलब समझे आप कि 10 साल, आपको 15 एटलीस्ट साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए सोचना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को 15 मिनट में या 15 दिन में या 15 महीने में कुछ मिल जाए। ये थोड़ा सा नज़रिया रखना पड़ेगा। ये जो एक आपने बात बताई ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने एक फेमस मेंटोर है, सभी जानते हैं, वॉरेन बफेट। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी भी शेयर को 10 साल तक अगर आप होल्ड करके नहीं रख सकते तो आप उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वॉरेन बफेट सर को हम सुनते आए हैं, उनके कई यूट्यूब्स पे हम लोग देखते भी हैं, उनके कई कोट्स हैं कि आपके जो भी पैसा आप अर्न कर रहे हैं, तो उससे पहले अर्न करने में के बाद में जब आप उसको इन्वेस्ट करो और जो बच जाए उसका स्पेंड करो, ना कि अभी पहले भी लोग करते थे गलतियां और अभी भी करते हैं। वो पहले खर्चे निकालेंगे, बिल्कुल, उसके पहले बाद खर्चे में invest निकालते करेंगे। हैं और उसके बाद जो बच जाता है फिर सोचते हैं कि चलो हमने 23 रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो कल्चर वो सही नहीं है, वो नॉलेज। लेकिन उनका भी ये कहना है, और वो सक्सेसफुल आज हुए हैं। उन्होंने ये प्रमाण भी किया है कि आप अगर 13 साल की उम्र में जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, तो उन्होंने भी जीरो लेवल से शुरुआत करी। बिल्कुल, और पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट से जो पैसा बना उसको भी री इन्वेस्ट किया, और घर के खर्च तो चलाते ही गए। आज वो सक्सेसफुल हो गए। और यही एक मंत्र है। आज वॉरेन बफेट जो है हमारे सबके मेंटोर है। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे सर आप एक प्रोफेशनल है, तो एक प्रोफेशनल जो इंसान होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कह सकते हैं, 9:15 बजे से पहले उनका काम शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आपका रूटीन चेकअप क्या रहता है इसके लिए कि आज आप कैसे मार्केट को स्कैन करते हैं कि यार आज का मार्केट इतना ऊपर जाएगा, इतना नीचे जाएगा, क्या रिसर्च होती है उसकी? देखो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तब तो आपको मार्केट को ट्रैक करना ही रहता है। अगर आप सपोज आपने ट्रेडिंग पर्पज से कुछ पोर्शन आपने पोर्टफोलियो का 10% 15% आपने डाल रखा है कि भैया मेरे को तो ट्रेडिंग ही करनी है और उसके अंदर आपको करना है, तो सुबह 8 बजे से हमारी वैसे मार्केट चालू हो जाता है। आप टीवी मीडिया देखते हैं, आप रिसर्च करते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाके आप निफ्टी सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, बाहर के वर्ल्ड के मार्केट को ट्रैक करते हैं कि कैसा चाइना खुला, जापान क्या खुला, या रात को डाउ जोन्स या अमेरिकी बाजार कैसे बंद हुए, क्रूड ऑयल के क्या भाव रहे, गोल्ड सिल्वर ने क्या किया, इस सब को ट्रैक करते हैं। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह की मार्केट की पोजीशनिंग क्या रही, कि कहाँ पे ओवर वैल्यूड है, कहाँ पे ओवर सोल्ड है। और जब मार्केट में रिजल्ट्स जो आते हैं कंपनियों के, वो रिजल्ट जो कंपनियों के आते हैं उसके अच्छे आएंगे और बढ़ेगा मार्केट, तो नॉर्मल मार्केट है। लेकिन रिजल्ट अगर ख़राब आने के बावजूद भी वो कम टूट रहा है तो इसका मतलब वो बुल मार्केट में है। और अगर रिजल्ट ख़राब आए, रिजल्ट ख़राब आने के बाद में टूट रहा है तो वो नॉर्मल हो गया। लेकिन रिजल्ट ख़राब आने के बावजूद भी वो थोड़ा सा बढ़ रहा है तो वो, या कम टूट रहा है तो वो बियर मार्केट में नहीं है। इस तरीके के हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारे डेली रिसर्च रिपोर्ट आती है, हम लोग इन हाउस रिपोर्ट भी बनाते हैं, वो क्लाइंटों के साथ हम शेयर करते हैं। और फिर उसके बाद में हम मार्केट जब एक्चुअल और मेन जो बात है कि
निफ्टी और बैंक सेंसेक्स है, इन सब के जो लेवल्स होते हैं इनको भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। इनकी क्लोजिंग जो है वो क्या भाव पे क्लोज हुआ, टेक्निकल देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, ये सब चीज़ें देख के हम लोग हमारी शुरुआत करते हैं। इसमें एक बात ये बताए सर, ये निफ्टी और सेंसेक्स कैसे बनता है? एक्चुअल में ये दो तरह के इंडेक्स हैं। ठीक है। इंडेक्स का मतलब है कि निफ्टी जो है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, जिसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है, मतलब टॉप 50 कंपनीज है, ये उसका एक वेटेज इंडेक्स होता है। हर एक कंपनी का अलग अलग वेटेज होता है इसके अंदर। वो जो है वो मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है और उसके पश्चात वो उन सब का जो एवरेज निकलता है मार्केट कैप के हिसाब से, वो ही उसको इंडेक्स को दर्शाता है निफ्टी में। उसी तरीके से सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होती है। वो अलग अलग फील्ड के हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, फार्मा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, सब कुछ हर अलग अलग सेक्टर के हैं उसके अंदर। वो ये दर्शाते हैं कि जो देश की इकोनॉमी है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये देश की इकोनॉमी को दर्शाता है कि कैसे वर्ल्ड में ये मार्केट रिटर्न दे रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। मोस्टली आप ये मान के चलिए कि निफ्टी में टॉप 50 कंपनी है और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है। टॉप 30। तो सर अगर जैसे सेंसेक्स है और निफ्टी है, अगर दोनों अच्छे चल रहे हैं तो इसका मतलब देश में जो भी कंपनियां सब ग्रो कर रही है। मोस्टली इसको आप देश की मोस्टली इकोनॉमी को देख सकते हैं। हो सकता है हर कंपनी अच्छा करे, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए आप बैंकिंग सेक्टर में कुछ कंपनी अच्छी कर रही होगी, लेकिन कुछ कंपनी इतनी अच्छी नहीं कर रही होगी। वो उसके रिजल्ट्स पे, उनके प्रॉफिट पे, इस पे सब पे डिपेंड करता है कि कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया पिछले 3 महीने में, 1 साल में। उनके हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट के ऊपर उनके जो प्रमोटर है या उनके जो ओनर्स हैं, उनका जो कॉल्स आते हैं, वो लोग ऑन कॉल करते हैं और सबको पब्लिक के सामने शेयर करते हैं। तब अपने को उनके कॉन्फिडेंस लेवल से पता चलता है, उनके रिजल्ट से पता चलता है, उनके फंडामेंट जो बैलेंस शीट्स को पढ़ के लोग एक्सपर्ट निकालते हैं। ये सब उसके एनालिसिस होता है। कई बार कंपनियां जो है वो गलत रिपोर्ट्स भी देती है, कुछ लॉस मेकिंग हो जाती है, कुछ जो है वो फिगर बहुत अच्छे भी आते हैं तो वो अच्छा ग्रो करती है। तो ओवरऑल जो है कंपनियों के रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है और कंपनियों के सेक्टर कैसा चल रहा है, देश का कौन सा, जैसे क्रूड ऑयल में अभी जैसे वॉर के दौरान क्रूड ऑयल जो बहुत बढ़ गया, प्राइसेस हाई हो गए, तो प्राइसेस हाई हो गए, तो आपने क्रूड ऑयल की जो रिलेटेड कंपनीज है, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज है, उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन उन्होंने वो जो प्रॉफिट जो है वो पब्लिक के साथ में शेयर किया कि नहीं किया, अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर किया कि नहीं किया, उन्होंने उसको रखा, डॉलर्स बढ़ गया तो उनको वो जो है, इस तरीके से डॉलर भी इसके ऊपर काम करता है, क्रूड ऑयल के भी काम करते हैं, ग्लोबल मार्केट भी काम करता है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें मेरे को एक चीज़ ये समझनी है सर कि जैसे अगर कोई एक कंपनी है, 2 तरीके से वो पे बैक करती है, या तो वो डिविडेंड देगी और या तो फिर वो उसी पैसे को वापस अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगी। तो कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है, जो डिविडेंड देती है या जो अपने ही पैसे को वापस बिजनेस में लगा के उसको ग्रो करती है? तो किसमें मतलब अपन को कौन से ऐसे शेयर्स है जो लेने चाहिए? देखो आज से आप 10-15 साल पहले की बात करें तो लोगों को ये धारणा होती थी कि जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो इन्वेस्टर को एडिशनल दे रही है बोनस के रूप में, और वो डिविडेंड पे उस वक्त टैक्स भी नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन अब जो है एक मार्केट, जैसे कि आपको ग्लोबल में इंडिया का जो पोजीशन है वो विकसित देश में आ रही है और चल रही है, तो लोगों के मेंटालिटी अब थोड़ी सी चेंज हुई है और अब डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी हो गया है इन्वेस्टर के ऊपर, कि अगर आपका डिविडेंड मोस्टली अगर आप लाखों में आता है तो उसमें टैक्स लगता है। तो पहले डिविडेंड टैक्स फ्री था, अब टैक्सेबल हो गया, तो वो भी लोग कम पसंद करते हैं। दूसरा, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के खुद के ऊपर भी उसको भरोसा नहीं है कि मेरे को जो पैसा है वो मैं री इन्वेस्ट करूं या मेरे बांट के नक्की करूं। अच्छा, अगर री इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको कंपनी के प्रमोटर को खुद के ऊपर भी भरोसा रहता है कि भैया मैंने अपने पैसे को री इन्वेस्ट किया और उसको और ग्रो कर रहा हूं, मैं मार्केट में अपने कंपनी को और ग्रो कर रहा हूं, तो शेयर होल्डर को वैसे ही अल्टीमेटली फायदा होने वाला है। तो मोस्टली अब जो लोगों की चॉइस होती है वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करवाने के लिए ही होती है। और डिविडेंड ठीक है, लोग बाग अलग अलग नज़रिए वाले लोग होते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो
अब जो है लोग जो है बिना डिविडेंड देने वाली कंपनीज में करते हैं और उसको ही री इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। ये थोड़ी सी चॉइस अब चेंज हुई है। जैसे कोई भी एक नया प्रोफेशनल तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई अगर एक नया ट्रेडर है और वो अगर आज शेयर मार्केट में एंटर होता है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या मायने रखता है एक कंपनी के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस? देखो, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक तरह से चार्ट को देख के लोग ट्रैक करते हैं, उसके पैटर्न को चेक करते हैं, कैसा उसका पैटर्न है, क्या उसने लास्ट पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दी है उस पैटर्न के हिसाब से। टेक्निकल एनालिसिस में लोगों का थोड़ा सा भरोसा ही, अंधविश्वास जिसको आप कह सकते हैं, उसको रखना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके मूव करेगा कि नहीं करेगा वो सब कुछ अलग चीज हो गई। फंडामेंटली अगर आपके कंपनी के अंदर बैलेंस शीट स्ट्रांग है, आपके कंपनी के ऊपर डेट कम है, आपके कंपनी के अंदर आपके पिछले एक साल से या क्वार्टरली या आप पिछले 5 साल के भी रिकॉर्ड देखें तो आपके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती जा रही है, तो आप ये मान के चलिए वो कंपनी बहुत अच्छी कर रही है। अच्छा करने के बाद और टेक्निकली वो हो सकता है उसके 1-2 क्वार्टर में उसके रिजल्ट्स खराब आए तो वो बाजार में थोड़ा सा डाउन भी आया होगा, लेकिन अगर फंडामेंटल अच्छा है, उसके पास असेट्स बहुत अच्छी है, कर्जा बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, और कंपनी के प्रमोटर के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन भी नहीं है कि पिछले 10-20 सालों में उसके ऊपर कोई भी इस तरह का कोई पेनल्टी या कोई केस या ऐसा कुछ हुआ है, तो ये अगर अच्छे प्रमोटर की कंपनी है, बैलेंस शीट एकदम सही है, साउंड है, और रिजल्ट ईयर ऑन ईयर भी अच्छा ग्रोथ दे रही है पिछले 10-15 सालों में, तो फंडामेंटली अच्छे कंपनी और उसको ही आपको ट्रैक करना चाहिए। टेक्निकली में आपका ट्रेडिंग माइंडसेट हो जाता है, सट्टा माइंडसेट हो जाता है, कैसा मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्या पैटर्न बनेगा, सब कुछ भाव के ऊपर पैटर्न बनता है, ये आप ध्यान रखना। भाव आज सपोज 100 रुपए है, कल को उसका भाव 55 हो गया तो उसका वो ग्राफ अलग बन जाएगा। ग्राफ तो कुछ भी बन सकता है, ग्राफ तो आप 100 बार सिक्का उछालोगे उसका भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन उसमें फंडामेंटल तो कुछ है नहीं। लोग बाग है अभी भी ट्रैक करते हैं, टेक्निकल को भी करते हैं, वो ट्रेडिंग पर्पस से। देखा जाए तो कोर फोकस जो है वो फंडामेंटल के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कह सकते हैं कि फंडामेंटल मतलब कंपनी की हेल्थ। बिल्कुल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज सुबह से लेके रात तक अपन जिन जिन कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसके ऊपर अपने को भरोसा है, आप उन कंपनियों के शेयर्स भी लेके रख लो, तो भी आप अगले 10 साल 15 साल 12 साल के अंदर आपको मार्केट जो है वो एफडी प्लस जीडीपी, आप देखें बैंकों की एफडी अगर आज कराते हैं तो एफडी के जो भी इंटरेस्ट रेट है प्लस देश की जो जीडीपी है वो 5 से 10 साल के दौरान आपका नजरिया हो तो उसको तो हमेशा ये बीट करेगा ही करेगा शेयर बाजार। ओके, तो ये भी एक आप जिसको प्रैक्टिकली अपन यूज कर रहे हैं। आज आपकी बैंक कौन सी बैंक में भी, जिस बैंक में भी अकाउंट है तो आपको पता है कि मेरे 10 साल से है और आगे 15 साल भी रहेगा, तो जब आपको बैंक के ऊपर भरोसा है तभी तो आपने वो अकाउंट खोल रखा है। तो जैसे आपने मेरे को ये बताया कि भाई चाहे फंडामेंटल है चाहे टेक्निकल है, रिसर्च आदमी को खुद को करनी पड़ेगी। अगर किसी के बताने से अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या उसे करना चाहिए या उसे सबसे पहले खुद की रिसर्च करनी चाहिए? देखो, इसमें भी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि सपोज आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, अब आपको अपने बिजनेस से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बीमार पड़ते हैं तो अपन एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। करेक्ट। और अपन उनको कंसल्टेंसी करते हैं और उसके बाद में फीस देके वो उसकी दवाई जो है अपन ट्रैक करते हैं और अपन हेल्थ को अपने क्योर करते हैं। बिल्कुल। फाइनेंशियल आपके अंदर की फाइनेंशियल में भी आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, उसमें भी 2-3 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आप एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, और एक्सपर्ट का काम ही यही होता है, उन कंसल्ट करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को वो लोग बताते हैं आपको कि ये सर ये कर लो, आप करोगे तो आपके ये जो फाइनेंशियल नीड्स आगे जाके 5 साल 10 साल 15 साल बाद में आएगी उसको आप फुलफिल कर पाओगे। क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपने बैंक को एफडी में पैसे लगा के रख लेंगे तो उतनी तो महंगाई दर ही बढ़ जाती है, और महंगाई दर सरकारी आंकड़ों में तो कुछ और है, एक्चुअल महंगाई दर क्या है आपको खुद को ही पता है कि अपन आज से 10 साल पहले जो फोन यूज करते थे और आज जो अपन यूज कर रहे हैं बहुत फर्क है। कितना फर्क हो गया टेक्नोलॉजी वाइज और रेट वाइज भी। सर, टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो एआई आ गया है। बिल्कुल। एआई और एल्गो ट्रेडिंग से मैनुअल ट्रेडिंग पे कितना फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया। एआई की बात कर रहे थे आप, तो एआई आज से 1 साल 1.5 साल पहले
हम लोग सुनते थे, एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था कि, और मेरे को तो 5 साल 10 साल पहले भी लोगों ने बताया कि एआई आने वाला है और ये चीज होगी, तब अपन सोचते थे भाई हो सकता है आएगा तब देखेंगे, और कभी एक्सपीरियंस किया भी नहीं था। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल हो गए मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, और अब तो इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एआई नहीं होता ना तो मतलब सांस लेना ज़रूरी नहीं है, जितना एआई यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मतलब आप मोबाइल ऐप है, आप जो भी 2-4 ऐप है जो एआई के है वर्जन, जैसे कि चैट जीपीटी है, मैं मोस्टली तो चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ। उसके अलावा जेमिनी है और परप्लेक्सिटी है, क्लाउड है, और ये सब को यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं चैट जीपीटी को ही 90% यूज़ करता हूँ। कि मेरे को सपोज 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, मेरा 20 साल बाद में मेरा नज़रिया है, और मेरे को रिस्क इतने % लेना है या नहीं भी लेना है मेरा एकदम, तो उसमें वो बाकायदा आपको पोर्टफोलियो बना के दे देगा, असेट्स मैनेजमेंट करके दे देगा कि भैया इतना पोर्शन ये करो, इतना पोर्शन ये करो, इतना ये करो। मतलब गोल्ड में डालो, आप थोड़ा सा रियल एस्टेट में डालो, आप थोड़ा सा म्यूचुअल फंड एसआईपी करो, आप थोड़ी से शेयर में अगर आपको करना है तो वो करो। हम लोग तो मतलब ये देख के हैरान, और इतना परफेक्ट बताता है वो। बस ये देखो, ह्यूमन जो है वो उसका साइकोलॉजी और उसको पढ़ना जैसे एक्सपर्ट की वो है, वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन चैट जीपीटी उसको हेल्प कर देता है, बहुत हेल्प कर देता है, एक्सपर्ट को भी और जो स्टूडेंट है उसको भी। आपको नहीं लगता कि एक डिसएडवांटेज भी है कि जो आदमी पहले एक एक्सपर्ट के पास में जा रहा था चीजें पूछने के लिए, अब वो घर बैठ के चैट जीपीटी से ही पूछ लेता है, तो उसका बाहर जाने का काम ही नहीं है? नहीं, ये सोच क्या है, मार्केट में ना बहुत गलत अफवाह फैला रखी है। अच्छा। कि ये जॉब खा जाएगा, ये ना आपको वो तबाह कर देगा, आपको अपंग बना देगा, इस तरह की बातें ना, ये नेगेटिव सोच तो हमेशा कहीं ना कहीं रहेगी, हर फील्ड में रहेगी। आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कहीं पे भी हो, नकारात्मकता हर जगह रहेगी। लेकिन आपको अपना उसमें से कैसे बेस्ट निकालना है, और उसको बेस्ट निकाल के अपने को कैसे अपनी लाइफ को आसान बनाना है, ये अपनी सोच, माइंडसेट जो होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रहेगी, और उसके बाद में आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पोर्टफोलियो की बात, मैं कुछ भी उसको कल पूछा, रोजाना मैं यूज़ करता हूँ, दिन में 10 बार यूज़ करता हूँ, तो आप कुछ भी उसको बताओ, आप नेगेटिव बोलोगे तो भी वो नेगेटिव उत्तर देगा, और आप पॉजिटिव पूछोगे तो वो पॉजिटिव उत्तर देगा। लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं और आप क्या आगे अचीव करना चाहते हैं। हमारे बॉस जो कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा स्टूडेंट बने रहो। बिल्कुल, मतलब आप लर्निंग, और ये आज से नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मतलब मैं जब से उनको जानता हूँ, मैं 20 साल से मैं सुन रहा हूँ, उनके विजिटिंग कार्ड पे उनकी डेजिग्नेशन में ही उन्होंने स्टूडेंट लिख रखा है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े स्तर पे होते हुए वो चार्टेड अकाउंटेंट है, और किस लेवल पे उन्होंने किया। उनके जो बड़े भाई है वो गोल्ड मेडलिस्ट है, आनंद जी, और उन्होंने उनको पूरा स्टैंड किया, उन्होंने बड़ा किया। आज उनके सन जो है वो सौरभ जी राठी, वो भी मेरे गुरुदेव मेंटर है। लेकिन मैं उन दोनों से बहुत सीखा हूँ ज़िंदगी में। मतलब मैंने, आप ये मान के चलिए कि वो हमेशा कहते हैं कि आपके पास में पेन और डायरी ये तो हमेशा होनी चाहिए। मतलब मैं, आप वो बोले, वो मैं टॉयलेट में भी लेके जाता हूँ, क्योंकि थॉट्स तो कहीं पे भी आ सकते हैं। बिल्कुल, और वो बाहर आए जब तक तो भूल जाते हैं, तो वो पॉकेट और डायरी और पेन तो बोले हमेशा रखना ही चाहिए। कभी भी कहीं पे भी आपको कुछ भी याद आ जाए, और वो एक आइडिया ही तो लाइफ को चेंज कर देता है। सक्सेसफुल होने का यही एक मंत्र है जो उनसे मैं सीखा है, और अभी भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सक्सेस हो गया हूँ, लेकिन मैं उनके एक कदम पे बढ़ा हूँ। वो हो सकता है वो 10-100 किलोमीटर चल चुके होंगे, लेकिन मैं एक कदम मैंने बढ़ाया है, और ये सबको सीखने की बात है। ये जैसे ये तो मान गया सर कि अगर आपको कामयाब बनना है तो लाइफ में आपको थोड़ा बहुत तो खुद से संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर जैसे लोग क्या होता है ना सर, कहते हैं कि अगर आपके पास में 10,000 भी है तो आप उससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं शेयर मार्केट में। तो क्या मैं उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से कमा सकता हूँ, या मैं उसे डे ट्रेडिंग से कमा सकता हूँ? तो क्या डे ट्रेडिंग से इतनी वेल्थ जनरेट हो सकती है? देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको अपना जो टारगेट आपने बताया कि मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, 10,000 से 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो पहले तो ये आप निर्णय ले लीजिए कि आपको 10,000 से 1 करोड़ कमाने ही है या जल्दी कमाने हैं।
पहले तो ये निर्णय ले लीजिए। जल्दी कमाने में रिस्क हो सकती है, आपके 10,000 भी खत्म हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कमाने ही है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है वो रखना पड़ेगा। प्लस अपनी रिसर्च, कुछ पोर्शन आपका किस्मत भी काम करती है कि आपने ट्रेंड, रिसर्च करने से ही ट्रेंड पता चलता है, नॉलेज से ही ट्रेंड पता चलेगा। और ट्रेंड में जब आप पैसे लगाते हो, सपोज अभी एआई का जमाना है, या आगे जाके हो सकता है इलेक्ट्रिक और बैटरीज और इनका सोलर का जो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं, ये आगे जाके 10 साल बाद में होगा, लेकिन उसके लिए 10 साल तो देना पड़ेगा आपको, उसको 10 साल का टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो आप अगर 10 साल का नजरिया रखते हैं और आपको पता है कि ये सब मेरे को पेशेंस इतना रखना पड़ेगा और आप रख सकते हो, तो ही आप उस नजरिए से करो। नहीं तो आप ट्रेडिंग करोगे, आप ट्रेंड को फॉलो करोगे, कभी कभी गलत भी हो जाओगे, तो उसमें हो सकता है आपकी जो कैपिटल है वो वाइप आउट भी हो जाए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखो, आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी रखो, आप एसआईपी का जो माइंडसेट जिसको कहते हैं, निरंतर निवेश करते रहें, तो आपकी मंजिल आप। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी ये तीनों में क्या फर्क है? एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ना, अगर आपकी एज अभी सपोज आप 20 साल की उम्र है और आपके पिताजी की एज जो है 45-50 के अराउंड होगी, और आपको ये लगता है कि जब मैं पापा की एज में तक पहुंचूं तो मेरे पास 5-10 करोड़ 15 करोड़ जो भी आपका टारगेट है आप वो अचीव करना चाहते हैं, तो एसआईपी एक ऐसा जरिया है, टूल है, जिसके अंदर आप मतलब 500 रुपये शुरुआत से ही, आप महीने के 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने महीने के 500 रुपये की शुरुआत कर दी, साल के 6,000 रुपये दिए, ऐसे करते करते आपको हर महीने 500 रुपये की एसआईपी करनी है। अब आपकी जैसे जैसे आपके नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आप ग्रो करेंगे अपने लाइफ के अंदर, वेल करेंगे, तो जरूर थोड़ी आप 500 से ही इन्वेस्ट करोगे, फिर उसके बाद में आप 1000 की करोगे, आप 1500 की करोगे, आप अपनी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है 5-10-15%, वैसे वैसे आप उसको एसआईपी को इंक्रीज करोगे तो आपके जो टारगेट है मिरेकल हो जाएगा। आपने एक बार 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का पीरियड आपने गुजार दिया एसआईपी के अंदर, आपको जिंदगी में वापस बैक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आप क्रिएट कर पाएंगे। आप उसको कैलकुलेट भी करेंगे कभी आप गूगल पे, तो वो आपको बताएगा किस तरीके से एसआईपी है। ऑलमोस्ट कितने % इंटरेस्ट देती है एसआईपी? सर मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप देश की जीडीपी प्लस बैंक का एफडीआर, उन दोनों को कैलकुलेट कर दो, उतना तो आपको रिटर्न बैठ ही जाएगा, अगर आपका नजरिया 5 से 10 साल का हो तो। जैसे जो लोग नहीं जानते जीडीपी और एफडी रेट्स, जैसे तो इसका क्या फॉर्मूला होता है या कैसे वो? नहीं, इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन देखो ये भी एक असेट्स क्लास है। इक्विटी जो है, शेयर बाजार जो है, वो एक असेट्स क्लास है। जिस तरह आप गोल्ड में पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, एफडी करते हैं या आरडी करते होंगे, या आप एलआईसी और इंश्योरेंस और इस तरह के प्रोडक्ट लेते होंगे, बराबर है, उसी तरीके से आप इस शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है सेंसेक्स ने और निफ्टी ने, जब से निफ्टी चालू हुई है और जब से सेंसेक्स चालू हुआ है, उसने आज तक अभी का रिटर्न देखें तो 14% का रिटर्न आ रहा है, सीएजीआर रिटर्न जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको अपन हिंदी में बात करते हैं, उसको सीएजीआर रिटर्न कहते हैं। आपने पैसे लगाए तब से लेके उसका जो मार्केट में उसकी वृद्धि हुई, उस हिसाब से उसको रिटर्न मिल जाता है। तो ये तो हुआ एसआईपी की बात। एक होता है एसटीपी जो होता है वो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान होता है कि सपोज आपने एक मुश्त, आपके पास अभी 10 लाख रुपए हैं और आपको बोले कि मेरे को तो सर शेयर बाजार में लगाना है, तो कुछ एडवाइजर जो है आपको ये सलाह देंगे कि भैया आप एक साथ 10 लाख रुपए डाल रहे हो सेंसेक्स मार्केट के अंदर, शेयर बाजार के अंदर, आप हो सकता है कि अभी जो 78,000 का मार्केट है, आपने 10 लाख डाल दिए, लेकिन साल भर बाजार नीचे जाके वापस इधर ही आया या यहीं पड़ा रहा या नॉमिनल ज़्यादा, मोस्टली तो 1-2% ही ग्रोथ करा, तो आपका पैसा उतना ही बढ़ेगा एटलीस्ट। लेकिन एसटीपी में क्या होता है, या उसमें आप कर सकते हो कि मैंने 10 लाख रुपए डाले, उसमें 10 लाख पे तो आपको बैंक एफडी का ब्याज लिक्विड फंड में और शॉर्ट टर्म फंड में मिल जाता है, और उससे कुछ पोर्शन जो है आप मंथली, 15 दिन में, महीने में 2-3 बार भी आप कर सकते हैं, कुछ पोर्शन आप इक्विटी फंड में उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ जो पैसा पड़ा है उसका तो लिक्विड ब्याज आता ही रहेगा आपको, जो बैंक एफडी का है 5-6%, 7% है, और उसका जो पैसा उस बड़े अमाउंट से उस इक्विटी फंड में जाएगा,
तो इक्विटी फंड अपना जो एसआईपी का रोल अदा करेगा। तो वो भी एक तरीका है कि एक साथ पैसा उसको ना डाल के आप 12 महीने की, 14 महीने की या 24 महीने की आप उसको एसटीपी कर सकते हैं। सिंपली तरीका है कि आपने एक साथ पैसा डाला, उस पैसे पे तो ब्याज आएगा ही आएगा, और उसमें से कुछ पोर्शन हर महीने आप जो है इक्विटी फंड में डालेंगे, और वो इक्विटी फंड एज एसआईपी काम करेगा। तो आपको बैंक से पैसा नहीं कट रहा है, आपने जो पैसा डाला उसी में से ही उसको इक्विटी में ट्रांसफर कर रहे हो, उसको कहते हो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। और एक आपने पूछा SWP। अब जैसे सपोज किसी के पास एक लमसम अमाउंट पड़ा है, 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, या रिटायरमेंट के फंड आए, या ऐसे कई लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, तो उनको एक साथ पैसा मिलता है, वो या तो बच्चों को दे देते हैं, बच्चे या तो बिजनेस में लगाएंगे, या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या गोल्ड करेंगे, या इस तरीके का कोई अपना कर्ज चुकाएंगे, इस तरह के काम करेंगे। अब उनके लिए ये जो SWP प्लान है ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनके साथ सपोज उनका एक साथ एक मुश्त पैसा आया, या किसी ने प्लॉट बेचा, प्लॉट बेच के जो पैसा आया या प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया, उसको आपने 54 EC में जो डालना था वो डाल दिया। उसके बाद का जो पैसा है वो टैक्सेबल, अगर नहीं करना है तो री इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, नहीं तो आप SWP कर सकते हैं। SWP में क्या होता है, आपने एक साथ पैसा डाला, वो पैसा तो ग्रो करता ही रहेगा एज पर मार्केट। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा, 5 साल में सपोज आपने 12% का भी CAGR आया, तो आपकी जो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी वो बढ़ेगी। प्लस उसमें से आपने बोला कि मेरे घर खर्च के लिए मेरे को हर महीने 50,000 या 1 लाख रुपए उसमें से ही निकालना है। अच्छा। तो वो SWP के थ्रू आपके हर महीने जो भी आपने तारीख नक्की करी, उस तारीख को आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आ गए, उस पैसों को आपने एंजॉय किया अपने घर खर्च के लिए। वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं उसको। उस पैसे में से ही निकलता है, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो मार्केट में लगा हुआ रहता है। अच्छा। तो वो मार्केट का जैसे रिटर्न आएगा उसके हिसाब से उसकी ग्रो होता रहेगा। आप SWP की भी अगर कैलकुलेट करेंगे कि सपोज किसी ने 1 करोड़ रुपए डाले और हर महीने 50,000 रुपए SWP करी, तो वो 1 करोड़ 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद में अगर 12% का भी रिटर्न आता है, और रूल ऑफ 72 के हिसाब से 12 72, तो 6 साल बाद में आपके वो पैसे वहां पे डबल होंगे, लेकिन 6 साल में जो पैसा निकलेगा वो आपने एंजॉय कर लिया। ओके। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डबल होता रहेगा। ये SIP में नहीं होता है? SIP में भी वही है। SIP में क्या है कि आपने SIP में तो आपने इन्वेस्ट किया, विड्रॉल नहीं किया। विड्रॉल तो तब करोगे जब आपको जरूरत हो। बिल्कुल। नहीं जरूरत हो तो आपको जरूरत ही आप इन्वेस्ट कर रखो ही रखो, वो मार्केट का जो रिटर्न आएगा उस हिसाब से आपका वो पैसा ग्रो होता रहेगा। SWP तो वो रिटायरमेंट में उनको भी तो अब उनकी इनकम तो रही नहीं, तो फिर वो घर खर्च में पैसा कहाँ से लाएंगे, तो वो उसमें से विड्रॉल प्लान लेते हैं SWP में। तो ये चीज है STP, SIP और SWP। इसमें सर अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे मार्केट जो है वो हिस्ट्री रिपीट करता है। अपन अभी मार्केट के ऐसे कौन से फेज के अंदर है जहां अपन को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, चाहे वहां से वो मार्केट बुल में जाए या बियर में जाए? देखो, मार्केट का भी एक साइकिल होता है। मतलब कौन से एक ऐसा करेक्ट टाइम है जिसमें आदमी घुस सकता है इसमें? हाँ, मार्केट का एक, जैसा कि मैंने बताया, आपने सवाल पूछा, अच्छा पूछा। मार्केट का जैसे कोविड आया था, बिल्कुल। आप कोविड में जब मार्केट ऊपर से अपने अपर लेवल से 30% 40% टूट गया था मार्केट, वैसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही रेयर आएगी जिंदगी में। 2008 में जो तेजी आई थी, 21,000 इंडेक्स पहुंच गया था, उसके बाद में वापस इंडेक्स सेंसेक्स जो है वो नीचे आके करीब करीब 10,000 तक पहुंच गया था, और वापस फिर वो वहां से बाजार चलने में थोड़ा टाइम लगा, 2-3 साल 5 साल लगे, और वापस 21,000 को ग्रो करके 50,000 भी हुआ, 50,000 से 80,000 भी हुआ, और अभी जो उसके बाद में जब कोविड आया, कोविड में भी टूटा बाजार, वापस नीचे आया, और कोविड के जाते ही वो वापस जो बाजार जो है लाइफ हाइक छुआ 85,000, अभी 78,000 के करीब चल रहा है। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ। अब निफ्टी जो है ऊपर में 26,000 का हाई बना के अभी 22,000 आ गया था। मतलब ये आप ये समझिए कि मार्केट में अभी जो अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, अगर कोई करना चाहे तो वो अभी सही टाइम है। वापस ये जो रशिया यूक्रेन के पहले वॉर हुए, उसके बाद ये इजराइल और अमेरिका और ईरान का ये वॉर हुआ, ये क्रूड ऑयल के अभी लफड़े चल रहे हैं, अभी इसमें भी असमंजस है, लेकिन अभी बाजार जो है ऊपर के लेवल से वापस नीचे जाके वापस अपसाइड हुआ है। मतलब निफ्टी 26,000, 22,000 और अब 24,000 के करीब चल रही है।
तो नीचे से भी बाजार ऊपर आ चुका है 10-12%, 15%। अभी भी अपर लेवल से 15% टूटा हुआ है। मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो ये सही टाइम है, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसका नज़रिया कम से कम 5 साल का होना चाहिए। मतलब साइकिल तो चलती रहेगी, तेजी मंदी सब सेक्टर में आती है, सब में आएगी। बाजार में आप बने रहो, टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। टाइम आपको कितना समय आप बाजार में दे रहे हो उसके ऊपर भी आपका रिटर्न जो है वो तय होता है। कि आपको ये जरूरी नहीं है कि मेरे को नीचे के लेवल पे ही मैं इन्वेस्ट करूं या अपर लेवल पे मैं बेच के निकल जाऊं। आप सोने चांदी का आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा कि पिछले 3 साल पहले सोना चांदी इतना भाव नहीं था। आज सोने चांदी के भाव वहां से 5 गुना हो गए। जो 50,000 अपन 10 ग्राम की बात करते हैं, वो 50,000 का सोना 1.5 लाख हो गया, और सिल्वर थी 50,000 पे जो 2.5 लाख, और ऊपर में तो 4 लाख जाके आ गई। 4 लाख। हाँ, तो इतना एक्सपेक्टेशन थोड़ी थी लोगों की कि ये हो जाएगा। बाजार में आपको बने रहना पड़ेगा। आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि असेट्स अलोकेशन करना बहुत जरूरी है। आपको कुछ पोर्शन गोल्ड सिल्वर में भी रखना पड़ेगा, कुछ पोर्शन आपको एफडी भी करनी पड़ेगी, कुछ पोर्शन में आपको रियल एस्टेट में भी डालना पड़ेगा, कुछ शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के थ्रू, और कुछ आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कंपनी के शेयर्स लेके रखने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जितना भी कैपिटल है वो एक इक्विटी के अंदर पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, और वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि जैसे गोल्ड ईटीएफ्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए, इनके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। आपने एक वो कहावत सुनी होगी कि सारे अंडे एक ही उसमें बास्केट में ना रखें। हाँ। क्योंकि वो बास्केट ही अगर सपोज गिर गई तो सारे अंडे चले गए। आपने अगर 4-5 अलग अलग जगह रखे तो एक जगह पे कोई हादसा भी हुआ तो आपके एटलीस्ट 3-4 जगह जो अलग अलग आपने रखे हुए वहां पे तो आपके वो बचे हुए रहेंगे। तो यही कहावत अपने इन्वेस्टिंग के अंदर भी बहुत कारगर है। कुछ पोर्शन आपको लिक्विड, जैसे अपने 6 महीने की जो सेविंग्स है, आपका घर खर्च जो है 1 साल या 6 महीने में जितना घर खर्च होता है आपका, उतना पैसा तो आपको अपने लिक्विड के पास ही लिक्विड का मतलब है कि उसको रातों रात भी अगर जरूरत पड़े तो उसको इनकैश कर सको। बिल्कुल। वो पैसा भी आपको अपने बैंक एफडी में या बैंक अकाउंट में या लिक्विड फंड में आपको रख सकते हो। कुछ पोर्शन आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म नजरिया हो कि भैया मेरे को तो ये मेरे बच्चों के लिए करना है, उनकी शादी के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए, या मेरे को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या मेरे को आगे जाके मकान लेना है, घर लेना है, बच्चों की शादी करनी है। और कुछ पोर्शन जो है आप इन्वेस्टमेंट करो, आप डायरेक्ट इक्विटी के अंदर जो शेयर्स लेके रखते हो, जिसमें आपको लगता है कि कई बार अपॉर्चुनिटी आती है, कई बार मार्केट जैसे 10% टूट भी गया तो आप थोड़ा और डाल दिया पैसा, या मार्केट में ऊपर आ गया तो उसको निकाल दिया, ए कंपनी को बेच के उसको बी में डाल दिया, बी को निकाल के सी में डाल दिया, उसको भी थोड़ा बहुत मार्केट एक्सपर्ट की सलाह लेके ये आप उस पोर्शन को भी आप कर सकते हो। और आपने बोला कि जैसे ईटीएफ है, ईटीएफ का भी बहुत प्रचलन चल रहा है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के अंदर लोगों के पास में कोई था ही नहीं, मतलब उनके पास ऑप्शन नहीं था। लोगों ने तो मतलब अभी जो तो कॉपर में भी, कॉपर में मैं वही बात करना चाह रहा था अभी आपको, कि लोगों ने तो कॉपर के भी मतलब उसके भी अल्टरनेट बोले, ईटीएफ हो तो निकालो, उसका भी कोई फंड है तो बताओ। कई सारी इंक्वायरी आई हमारे पास, इवन लोगों ने तो फिजिकल कॉपर ले लेके रख लिए। हाँ। मतलब वो ये सब क्या है, देखो ये सब बातें है ना, कई सालों, बहुत सालों पहले की बात है। और एक देश के अंदर ट्यूलिप के जो पौधे थे उसके ऊपर एक तेजी का कोई किसी ने रूमर हो गई कि भाई ट्यूलिप जो है उसके पौधे ले आओ, और वो उसके रातों रात भाव बढ़ रहे हैं, और लोगों ने तो मकान बेच बेच के ट्यूलिप के पौधे खरीदे। अच्छा। और एक टाइम ऐसा है एक मकान के बदले एक ट्यूलिप का पौधा, मतलब इतने ट्यूलिप के पौधे, और रातों रात फिर आगे जाके जब वो बबल ब्रस्ट हुआ। ये कौन से टाइम की बात है? ये मैंने कल परसों ही कहीं सुना था, ये करीब करीब 1600 की बात है, सन 1600 की बात है। तो उसमें ये हुआ कि तो रातों रात फिर जब बबल ब्रस्ट हुआ कि भैया ट्यूलिप के पौधे अब कोई नहीं खरीद रहा, तो फिर लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो इसे ऐसा ही ये कंडीशन, जब जैसे सिल्वर में भी कोई लोग 4 लाख पे भी फंसे ही होंगे ना ऊपर के भाव में, लोगों ने 3 लाख के बाद में तेजी करी, 3 लाख के बाद में जब खरीदा, ये सोच के कभी नहीं हम तो 15 दिन में पैसे डबल कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त चांदी सोने के भाव ऐसे ही बढ़ रहे थे, एक एक दिन में 25-30 हज़ार रुपए चांदी के भाव बढ़ रहे थे। तो जब ऊपर के लेवल पे फंसते हैं, हमने 2022 में, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, 2022 में हमने सिल्वर का एक म्यूचुअल फंड आया था, तो हमने सबको फोन कर करके हमने उनको दिलाया कि सर अभी ये एक नया फंड आया है और इसमें सिल्वर पर्टिकुलर में डाल रहा है पैसा, और आप करो इसमें पैसा इन्वेस्ट करो।
तो वो आज बहुत खुश है। हमने उनको वापस जब 2.5 लाख, हमने भी 2.5 लाख 3 लाख हुआ था तो हमने बोल दिया था सर अब आप चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये हमारी थोड़ा हमने भी स्टडी किया था, बाजार बढ़ गया, हमारा साथ दे दिया, अच्छा रिटर्न आ गया तो वो खुश हो गए, तो हमने उनको वापस प्रॉफिट बुक भी करा दिया। ये ही एक एक्सपर्ट का काम होता है कि कब उनको एंटर कराना और कब उनको वापस एग्जिट कराना। एग्जिट कराना भी बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जरूरी नहीं है कि हमने जब उनको 2.5 लाख पे जब एग्जिट कराया उसके बाद में 4 लाख चला गया तो वो लोग उन्होंने हमको भी बोला कि सर आपने तो बहुत जल्दी करा दिया। लेकिन ये देखो ना कि आप 50 से 2.5 लाख पे निकले तो आपके 5 गुना तो वैसे ही पैसा हो गया। तो जैसे आपको क्या लगता है कि अगर एक शेयर का भाव इतना तेजी से दौड़ रहा है जो उसकी एक्चुअल कीमत है ही नहीं, तो उसको बाय करना चाहिए? भाई आप एक एक्सपर्ट है, आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाग रही है, तो वहाँ आपका क्या कॉल रहता है? देखो एक बात ये ध्यान रखना कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निकालने का फॉर्मूला है और शेयर बाजार के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग ये लोग करते ही हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो ओवर वैल्यूड चला जाता है, आज निफ्टी का पी या सेंसेक्स का पी की बात करें, निफ्टी और सेंसेक्स के पी पहले 26 के अराउंड थे, मतलब 26 रुपये लगा के आप 1 रुपया कमा सकते हो। तो वो ये फॉर्मूला है। आज की तारीख में वही 26 रुपये वाला जो पी है 21-22 के अराउंड हो गया है। मतलब आपकी देश की जो है अभी वैल्यू थोड़ी सी कम हुई, लेकिन बाजार टूटा क्योंकि, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप 21-22 रुपये लगा के भी 1 रुपया कमा सकते हो, जबकि आप पहले 26 रुपये लगा के कर रहे थे, तो आपके तो कॉस्टिंग कम हो गई ना। तो ये अपने को ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी के शेयर्स में आप पैसा लगा रहे हो वो कंपनी पहली बात तो किस तरीके से ग्रो कर रही है पिछले 5 साल 10 साल के अंदर, और वो चाहे तो ओवर वैल्यूड भी है लेकिन उस कंपनी के डिमांड है, उसके प्रोडक्ट के अंदर इतनी डिमांड है और उसके मोनोपोली है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन वो मार्केट उसको सबको है ना करेक्ट कर देता है। आप लगता है कि बाजार ओवर वैल्यूड है तो अपने आप वो मार्केट नीचे लेके आ जाएगा, उसको अंडर वैल्यूड है तो अपने आप उसको ग्रो कर देगा। बस आपको टाइम जो है समय देना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर। ओके सर, सब जने क्या हो गया सब जने बात करते हैं कि प्रॉफिट तो सबको निकालना है, पर कोई रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा टाइम है कि जब अगर आपको लगा कि यार 20% अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाए तो उसको आपको उधर होल्ड करके रखना है या सेल आउट करना है, क्या चीज़ करनी है? देखो अगर आपका माइंडसेट ट्रेडिंग का है तब तो आपको रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट किसको करना होता है पता है आपको? रिस्क मैनेजमेंट उसको करना होता है जिसने लीवरेज ले रखा है। कि सपोज अपने पास 100 रुपये है और अपन ने जो पोजीशन ली है वो 500 रुपये की ली है। ओके तो 500 रुपये की पोजीशन ली, मिल गया अपन को, लीवरेज मिल गया बिल्कुल। अब उसमें अगर आपका बाजार जो है 20% अगर डाउन हो गया तो आपको या तो और 100 रुपये डालने पड़ेंगे क्योंकि मार्जिन तो देना ही पड़ेगा, M2M देना पड़ेगा, जिसको अपन M2M कहते हैं और मार्जिन कहते हैं। आप जो भी डेरिवेटिव में काम करते हैं उनको पता है। और अगर अब उसके पास थे ही 100 रुपये तो उसको तो सौदा या तो ब्रोकर कॉल मार्जिन कॉल करेगा तो उसको या तो सौदा काटना पड़ेगा या उसको और पैसे भरने पड़ेंगे, और पैसे भरने के लिए है नहीं। तो लेवरेज जब लेता है कोई भी ट्रेडर तो उसको ये रिस्क मैनेजमेंट तो उसको करना ही पड़ेगा। उसको अगर ट्रेड करता है तो वो स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ में करे। देखो आप 100 की चीज़ 95 हो जाए, आप स्टॉप लॉस निकल गए, आपने चलो अपनी कैपिटल में से 5 रुपये लॉस कर लिए, ठीक है, लेकिन आप जिंदा रहे तो आप 95 से वापस 100 भी कर सकते हो। जब आपका दांव आपका सही राइट पड़ेगा तो आप 95 का वापस 100 कर लोगे, आप उसको वापस और ग्रो कर लोगे। लेकिन आपने अगर 100 को लेके ही बैठ गए और वो 0 हुए जब तक उसका वेट करते रहे तब तो वो आपकी कैपिटल को पूरा वाइप आउट कर देगा। तो लेवरेज लेना सही रहता है या नहीं रहता है? आप अगर, मैं फिर कह रहा हूँ आपके माइंडसेट क्या है, आपको करना क्या है, आपको पैसा अचीव करना है कि आपको फटाफट अचीव करना है? इसमें जैसे क्या हो गया कि जैसे अगर बात करी जाए, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, जैसे अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करता है तो वहां पे सारा गेम चलता है लेवरेज के ऊपर कि आपको कितना ज्यादा लेवरेज मिल रहा है। तो सेम वही वाली बात है कि 100 रुपए देके आपको 500 का तो शेयर मार्केट में मिल रहा है, वहां सीधा 5000 का मिलता है। तो ये जो एक लेवरेज का जो है, क्यों मेरे पास में तो है ही नहीं, मेरे पास में तो सिर्फ 100 है लेकिन मैं दाव लगा रहा हूँ सीधा 5000 का, तो क्या ये चीज सही है? बहुत ही गलत। ये एक्चुअल में क्या है, ये सब मराने के मतलब तंत्र है, ये समझ लो। आदमी डूबेगा ही डूबेगा, आदमी डूबेगा ही डूबेगा। अगर उसका वो फेवर में हुआ तो उसको तो मजा आ जाएगा, अरे यार मैंने तो 100 रुपए लगाए थे और
1000 हो गए जी। तो फिर वो 1000 का सट्टा खेलेगा, 1000 के ऊपर दांव खेलेगा, 1000 से उसने 10,000 भी कर लिए तो वो 10,000 के ऊपर दांव खेलेगा, और जब जिस दिन उसका नेगेटिव हुआ तो वो पूरा 10,000 वाइप आउट कर देगा। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कह दो या बिटकॉइन कह दो या जो भी आप जिसका आप वर्चुअल जो मनी है उसको कह दो, ये सब जो है ना तो हम उसको ट्रैक करते हैं, ना जो भी करता है उसको एडवाइस भी नहीं देते। आपको करना है, आप उसमें अपने सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसमें से 5,000 रुपये डाल के छोड़ दो, भूल जाओ, फिर आप उसको ट्रैक 5,000 के ऊपर ही करो। एटलीस्ट आप 95,000 तो अपने पास है, और 5,000 चली भी गई तो आपको पता चल जाएगा कि अगली बार इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना हाँ, है। ये सबसे बड़ी बात है। आप उसमें से आपको 2-3%, 5% जो भी आपका है आप उसका अलोकेशन कर लो। जैसे मैंने फंड एलोकेशन का बताया आपको, आपने गोल्ड में डाल दिया तो एटलीस्ट आपके घर पे गोल्ड 10-20 हज़ार का गोल्ड है, 20,000 की आपने एफडी करा रखी है, 40,000 की आपने एसआईपी कर रखी है, 30,000 के आपने शेयर बाजार में डाल रखा है। वो 10% जो पैसा है आपने कुछ 5% नॉलेज के लिए खर्च कर लिया और कुछ 5% अपने ये शौक जो है आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले ये आप पूरे कर लो। ये जो कर रहे हैं उनके लिए ही मैं बता रहा हूँ आपको। ओके। ऐसा ना हो कि आपके 100 के 100 रुपए डाल दो आप, तो भैया आपको तो दूसरे दिन या तो नौकरी पकड़नी पड़ेगी या घर पे फिर माँ बाप को आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे को और पैसे की जरूरत हो। वो लॉस ही है वो सीधा लॉस ही है, बिल्कुल लॉस है सर। इंडिया के अंदर लोगों को सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊँ तो LIC। बिटकॉइन समझ नहीं आएगा, फॉरेक्स समझ में नहीं आएगा, शेयर मार्केट भी बहुत कम आएगा। सबको सिर्फ एक ही चीज समझ आती है कि भाई अगर बचत करनी है और पैसा कभी जरूरत पे निकालना है, LIC सबसे बेस्ट है। देखो इंश्योरेंस में नो डाउट LIC ने, मैंने भी हमारे बचपन में हमारे माता पिता ने किया था और इंश्योरेंस का मतलब ही LIC समझते थे, ठीक है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। पहले एक ही पार्टिसिपेट था LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन अब बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट कंपनीज आ गई है जो इंश्योरेंस का काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग भी एक प्राइवेट कंपनी के साथ में HDFC लाइफ के साथ में काम करते हैं और उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से, यदि आप यंग एज में हो और आप इनकम कर शुरू हो गई है आपकी और आप रिटर्न फाइल वगैरह कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, टर्म इंश्योरेंस का मतलब ही टर्म इंश्योरेंस है, आप ये समझ लीजिए। आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को साथ जोड़ोगे तो वो यूलिप प्लान या कुछ टैक्स सेविंग प्लान और सेविंग प्लान होते हैं, वो हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं जिनको ये सब कुछ है ना, क्लाइंट की प्रोफाइल देख के काम किया जाता है। पर देखा जाए तो ये दोनों चीजें सेपरेट, बहुत अलग है। मतलब आपको अगर इंश्योरेंस करना है, जैसे आप बाइक खरीदी, आपने कार खरीदी, आपने उसका इंश्योरेंस कराया, क्या होगा कि डैमेज हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ तो आपको उसके पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से लाइफ है, अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी डैमेज हुआ तो अपने जो भी अपने डिपेंडेंट हैं उनकी लाइफ को इजी करने के लिए उनको वो पैसा मिलता है। अपनी कमी तो खलेगी, लेकिन एटलीस्ट उनको फाइनेंशियली जो है वो देखना ना पड़े। तो टर्म इंश्योरेंस तो आज के ज़माने में मैं बताता हूँ कि ये जिस तरीके से आप पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो सबसे पहला अगर किसी ने अगर इनकम शुरू करी है तो उसको पहला ही काम टर्म इंश्योरेंस का करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस करो, SIP करो, आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करो। डाटा मैंने जितना रिसर्च किया है उसमें डाटा मोस्टली ये शो करता है कि ऑलमोस्ट 90% जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो शेयर मार्केट में लॉस ही करते हैं, लेकिन ऐसे 10% कौन से लोग हैं जो 90% से अलग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया फैक्ट बताता हूँ। सही नॉलेज, रिसर्च इस कदर के कि मतलब ये एक्चुअल में क्या है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पहली बात तो ये मान के चलो, आपने अगर ट्रेडर बन रहे हो तो ये पार्ट टाइम काम नहीं है। आप इसके अंदर आपको एटलीस्ट 3-4 घंटे 5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। मार्केट टाइम के बाद में भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, टेक्निकली, फंडामेंटली। आप चार्ट फॉलो करो, आप ग्लोबल मार्केट को फॉलो करो, आपको क्रूड ऑयल फॉलो करो, गोल्ड सिल्वर के भाव फॉलो करो, मेंटेलिटी फॉलो करो, लोगों की क्या पोजिशनिंग है वो सब कुछ देखना पड़ता है। ये पूरा फुल मतलब टाइम जॉब है। तो ये वही लोग हैं जो आप कह रहे हो ना कि ये 10% लोग कौन होते हैं, ये 10% लोग वही होते हैं
और दूसरी बात, ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़ो कि जिनका जिनका नॉलेज का भी यही ग्रुप हो, वो अपने एक एक ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनके समझते हैं, उनके विदेशों में जो इन्वेस्टर हैं, फंड मैनेजर हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे ओपिनियन लेते हैं। ये सब लोग वही लोग होते हैं जो 10% कमाते हैं ना, वो 90% ये लोग नहीं कर पाते। उनको यही लगता है कि मैंने 100 शेयर कोई खरीदे कंपनी के, 10 रुपए बढ़ जाएंगे, 1000 रुपए मिल जाएंगे, अपने तो मजे हैं। इसमें ये भी चीज़ हो गया ना सर कि जैसे क्या चीज़ हो गई कि आपने कोई शेयर खरीदा तो मैंने देख लिया, आपने बोला तू ले ले यार ये बहुत बढ़िया और ये आने वाले 2 महीने के अंदर एकदम प्राइस इसका सीधा 200-300 बढ़ जाएगा। तो क्या होता है ना, कभी कभार अपन इस चक्कर में भी ले लेते हैं, फिर बाद में वो भी शेयर पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है। अब मैंने सपोज कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, मैंने ये कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने मेरा नजरिया किया, मैंने मेरा रिसर्च किया, मैंने हो सकता है मेरे एक्सपर्ट की एडवाइस ली मैंने, और उस कंपनी के शेयर खरीद लिए। आपने मेरे को कॉपी किया, मेरे को देख लिया, या मेरे को लेते वक्त देख लिया, या मेरे से मैंने बोला हाँ यार ये कंपनी के शेयर लेके रख ले, उस वक्त हो सकता है मेरी सोच उस कंपनी के बारे में ये थी, और 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, 2 महीने बाद में मेरे ओपिनियन ही चेंज हो गया, मेरे कंपनी के अंदर उसका व्यू चेंज हो गया, या गवर्नमेंट का कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे वो कंपनी के बारे में कुछ गड़बड़ आ गई और मैंने उससे एग्जिट मान लिया और मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आप तो फंस गए, उसके भाव टूट गए। तो आप ऐसे जो किसी के कहने से, किसी के देखने से, या किसी का कुछ भी करने से आप जो शेयर्स लेते हो, तो ये समझ लीजिए आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। मतलब जब तक आप मैंने क्या बताया कि जैसे आप खुद रिसर्च नहीं करोगे, आपका खुद का क्या उसके कंपनी के प्रमोटर के पे है, क्या बैलेंस शीट में है, क्या कंपनी के प्राइस है, क्या उसकी पी रेशियो क्या चल रहा है, ये सब कुछ टेक्निकली और फंडामेंटली आपने उसको चेकआउट नहीं किया और अपने एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली, तो आप आपके खुद के ही पाँव, आप मैंने जैसे बताया कि कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसमें एक चीज़ मैं एक पूछना चाहूँगा आपसे, मैं पूछ नहीं पाया कि जो प्रमोटर्स होल्डिंग होती है एक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने % होना चाहिए कि तब अपन को लगे कि यार अपन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऐसा इसमें क्या है कि प्रमोटर जो है देश में अभी सरकार ने एक रूल बनाया है कि जो प्रमोटर का है वो 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रमोटर के पास तो 75% तक होल्डिंग वो रख सकता है, और कंपनी के अंदर आप कितना इन्वेस्ट करते हो वो तो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस कंपनी के शेयर्स जो है, सपोज 1 लाख शेयर्स उन्होंने कंपनी ने वितरण कर रखे हैं, अब उसमें से 1000 शेयर आपने ले रखे हैं, तो उतना पोर्शन आप उसके हिस्सेदार हो गए, उसके पार्टनर हो गए, ठीक है। अब वो कंपनी के प्रमोटर चाहे तो उसको होल्डिंग को और बेचना चाहे तो वो बेच सकते हैं, नहीं बेचना चाहे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उनके कंपनी के उनके भरोसे पर डिपेंड करता है कि वो अपने उस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहे कि नहीं करना चाहे। भाई अपन सोचते हैं कि अगर 50% के ऊपर है तब तो अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर उससे कम है तो हाँ, ये बिल्कुल ऐसे कई कंपनीज हैं जिनको जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई कर्जदार कंपनी है जिसके ऊपर कर्जा है, तो उसको मजबूरी में प्रमोटर को अपनी होल्डिंग बेच के वो कर्जा चुकाना पड़ेगा, या उनको ऐसा है कि भाई उनको खुद को ही लगता है कि हमको तो ये पैसा हमको बटोरना है, उनकी नीयत में खराबी हो कि वो पैसा हमको बटोरना है और कंपनी को होल्डिंग दे दो और फिर उसके बाद अपन मजे करो। और ऐसे कई उदाहरण भी है, जैसे सत्यम जैसे शेयर्स हैं, आपने देखे होंगे कि पहले उन्होंने मैनिपुलेट किया था और वो फिर बाद में गिल्टी भी हुए थे, और उसके बाद में उस कंपनी के शेयर जो है रातों रात ही टूट गए थे। फिर उसके बाद तो उस कंपनी को महिंद्रा कंपनी ग्रुप ने एक्वायर किया और उसको अब अच्छा चला रही है महिंद्रा ग्रुप। लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जो गलत नियत से काम करते भी हैं प्रमोटर, और अच्छे नियत वाले प्रमोटर भी बहुत है। आपने सारी चीज़ें बताई स्टार्टिंग से, क्या मार्केट रहता है, क्या स्ट्रेटजीज रहती है, क्या फंडामेंटल रहता है, क्या बेसिक थिंग्स होती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, पर अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया। ये मेन एक बहुत ऐसा है कि आपने कि मैंने एक दिन की ट्रेडिंग से मैंने 5 लाख का प्रॉफिट बनाया, 7 लाख का बनाया, 15 लाख का बनाया। आपने एक दिन के ट्रेडिंग से कितना प्रॉफिट कमाया? फेयर? देखो सच बताएं तो एक दिन की ट्रेडिंग से मैंने आज तक मैंने ऐसा काम किया ही नहीं कि भाई एक दिन की ट्रेडिंग से मैंने इतना पैसा बना लिया है। लेकिन एक दिन के ट्रेडिंग से मैंने बहुत पैसे खोए भी हैं, खोए बहुत ज्यादा। चलो खोए कितने ये बता दो। अरे ये तो फिगर बता दो, चलो कोई बात नहीं।
फिगर तो याद नहीं है मैंने, ये मुझे याद है कि जब मैं सर 2000 घाटा सबको याद रहता है। हाँ बिल्कुल याद रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 2007-8 की बात है, 8 में जब जो मार्केट टूटा था, तब मैं एकदम, मैंने जैसे कि बताया कि मैं एकदम नौजवान, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला और मैं सब कर दूंगा। तो मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे, और वो उसी दिन मैंने 50,000 रुपये का लॉस किया था। उस वक्त 50,000 रुपये का लॉस किया था। ओके। तो उस वक्त मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये, और मैंने लॉस किया था 50,000 का। तो वो जो घाटा है वो बहुत बड़ी सबक उसने सिखाई। एक दिन में मेरा SIP में अगर आप बात करें तो मैंने क्या कमाया है वो बता देता हूँ। एक दिन के SIP में मैंने वापस एक दिन में 50,000 रुपये वापस कवर भी किए हैं। तो जैसे उस टाइम आपने जो लॉस किया था 50,000 का, आज की तारीख में अगर वैल्यू के हिसाब से बताया जाए तो वो 50,000 आज की तारीख में कितनी बड़ी वैल्यू है आपके लिए? वो 50,000 रुपये की वैल्यू अगर आप आज की बात करें, आज की बात करें तो उसकी वैल्यू हो गई, समझ लीजिए आप, अराउंड 10 लाख रुपए। ओके, उस टाइम हाँ, एक दिन में आपने कहा। हाँ, क्योंकि वो कंपाउंडिंग मैंने इसको जोड़ लिया है। और अगर वो 50,000 रुपये उस दिन लॉस नहीं होते तो हो सकता है आज मेरे पास 10 लाख, वो 50,000 रुपये 10 लाख रुपए होते तो वो लॉस हो गया एक तरह का। फिर भी सर लाइफ है, सीखता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का वैसे पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक पॉडकास्ट से लर्निंग मिली है, और आप जैसे एक्सपर्ट के साथ में बैठना मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मुझे आपसे काफ़ी कुछ लर्निंग मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपने वाकई में मुझे एक्चुअल में ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और बहुत कॉन्फिडेंस आया। थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में एक नए टेक के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।